दिल्ली के एक 7 स्टार होटल के आलीशान कमरे में एक युवक बिस्तर पर शर्टलेस लेटा था और सीलिंग पर लगे झूमर की ओर घूर रहा था। उसके चेहरे पर कोई स्पष्ट भाव नहीं था और आंखें गहरी लाल दिखाई दे रही थीं। यह लालिमा शराब के नशे की थी, थकान की, या भीतर दबे हुए दर्द और नफरत की, केवल वही जानता था। लगभग 6 फुट 2 इंच लंबा, मस्कुलर काया, 8 पैक एब्स, तेज और आकर्षक चेहरे की रेखाएं, हल्का भूरे रंग की त्वचा और गहरी नीली आंखें उसका लुक और भी प्रभावशाली और खतरनाक बना रही थीं। उसका एक हाथ सिर के पीछे आराम से रखा था, जबकि दूसरा हाथ उसके सीने पर सिर रखी सोती हुई एक खूबसूरत लड़की के बालों पर धीरे धीरे चल रहा था। वह लड़की उसके पहने हुए सफ़ेद शर्ट में थी, जो मुश्किल से उसके ऊपरी जांघ तक ढक पा रही थी। लगभग 5 फुट 5 इंच लंबी, गोरी रंगत वाली, कंधों तक गहरे लहराते बालों वाली लड़की लाल लिपस्टिक से सजी होंठों वाली बेहद आकर्षक लग रही थी। नींद में ही वह हल्की हल्की कसमसाते हुए, युवक के सीने पर हाथ फेरते हुए, धीमी और खींची हुई आवाज में बोली, "आई लव यू आदित्य।" आदित्य खामोश था और लड़की के बालों को सहलाते हुए सिर्फ झूमर की ओर घूरता रहा। कोई जवाब न मिलने पर लड़की नींद में ही हल्की गुस्से भरी आवाज में बोली, "डोंट यू लिसन, मैंने क्या कहा?" आदित्य बिना किसी भाव के केवल हम कहता रहा। लड़की चिढ़ते हुए बोली, "तो चुप क्यों हो?" आदित्य अभी भी बिना झुके सिर्फ झूमर की ओर देख रहा था। लड़की हल्की गुस्से और बहकी हुई आवाज में बोली, "प्लीज ना आदित्य, तड़पाओ मत।" कहते हुए वह उठकर आदित्य की ओर झुक गई। उसकी नज़रें आदित्य की नग्न काया पर टिक गईं। आदित्य ने अपनी नज़रें छत से हटाकर लड़की की ओर कर दी। लड़की आदित्य के बेहद करीब झुक गई, इतने करीब कि उनकी सांसें आपस में घुलने लगी थीं। आदित्य उसकी नशीली पैशन भरी आंखों में देखते हुए, उसके चेहरे पर बिखरे बाल कानों के पीछे करते हुए, गहरी खींची हुई आवाज में बोला, "तुम क्या चाहती हो, जान?" लड़की उतनी ही पैशन भरी आवाज में बोली, "आई वॉन्ट योर हैंड्स टू फील माई बॉडी।" मैं चाहती हूं कि तुम्हारे हाथ मेरे शरीर को महसूस करें, तुम्हारे होंठ मेरे होंठों पर। लड़की आगे कुछ बोल पाती, इससे पहले ही आदित्य ने अपने हाथ सिर के पीछे रखे, उसके गीले बालों को सहलाते हुए उसे पूरी तरह अपने होंठों के करीब खींच लिया। इस समय उसकी नज़र लड़की के आकर्षक लाल लिपस्टिक से सजे होंठों पर टिक गई थी, जो और भी मोहक लग रहे थे। "अब महसूस करो," कशिश भरी आवाज में बोलते हुए आदित्य उसके होंठों को अपने होंठों में भर लेता है और पैशन के साथ चुंबन करने लगता है। उसके हाथ लगातार लड़की के शरीर के हर हिस्से को महसूस कर रहे थे। लड़की भी मदहोश होकर आदित्य के होंठों को चूमती जा रही थी। लगातार चुंबन के दौरान दोनों की सांसें तेज होने लगीं। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग हुए और लंबी, गहरी सांसें लेने लगे। इस समय लड़की आदित्य के सीने पर लेटी हुई थी। आदित्य ने दोनों हाथ उसके पीठ पर रखे हुए थे। लड़की ने अपना माथा आदित्य के माथे से लगाते हुए धीमी और गहरी आवाज में कहा, "आई लव यू आदित्य।" लड़की की बात सुनकर आदित्य थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बिना किसी भाव के बोला, "आई लव यू टू जान।" लड़की हल्की मुस्कान के साथ बोली, "कीप सेइंग।" आदित्य बिना किसी भाव के अपने शब्द दोहराने लगा, एक ही धुन में, "आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू।" बोलते हुए वह लड़की की खिलखिलाती हुई आवाज को अपनी यादों में संजोता रहा और उसके पास और करीब झुक गया। आदित्य अपनी ज़हन में उस आवाज़ और खूबसूरत चेहरे को समेटकर आंखें बंद कर लेता है और अतीत के कुछ प्यार भरे पलों में खो जाता है। लोकेशन: सनफ्लावर स्कूल, दिल्ली। एक 16 साल का लड़का लाइब्रेरी में बैठा था, अपनी बायोलॉजी की किताब में पूरी तरह डूबा हुआ। उसकी आंखों पर चश्मा था, जो पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे नाक तक खिसक गया था। लंबे बिखरे बाल, चेहरे पर हल्के पिंपल के निशान और दुबला पतला चेहरा उसे देखने में बेहद शर्मीला और मासूम लग रहा था। वह बस अपनी किताब में ही गुम था। तभी 14 साल की एक लड़की, बेहद क्यूट और बिल्कुल किसी प्रिंसेस जैसी, चमकती हुई लाइब्रेरी में आती है और उसके साइड वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। लड़के ने एक नज़र उस लड़की पर डाली और फिर धीरे से अपनी किताब पर नज़र टिकाई। धीरे से उसने कहा, "क्या हुआ प्रिंसेस?" "श्श प्रिंसेस, ये लाइब्रेरी है।"
अगर टीचर देख ले तो पनिशमेंट मिलेगा। कहते हुए वह फिर से अपनी किताब में खो गया और धीरे से बोला, क्या हुआ प्रिंसेस? बोलिए। लड़की गुस्से में मुंह फुलाए हुए बोली, से दैट आई एम ब्यूटी विद ब्रेन्स। लड़का मुस्कुराते हुए बोला, ऑफ कोर्स प्रिंसेस, यू आर ब्यूटी विद ब्रेन्स। लड़की सुकून भरी और हल्की मुस्कान के साथ बोली, से इट अगेन एंड अगेन। उसकी मुस्कुराहट देखकर लड़का भी सुकून से मुस्कुराया और बोला, यू आर ब्यूटी विद ब्रेन्स, यू आर ब्यूटी विद ब्रेन्स, यू आर ब्यूटी विद ब्रेन्स। कहते हुए लड़का फिर से सामने रखी किताब पर नज़र डालता है। लड़की गुस्से में उसकी तरफ देखती है और उसका चश्मा झटके से निकालकर फर्श पर फेंक देती है। लड़का नीचे फर्श पर पड़े अपने चश्मे को देखता है और परेशान होते हुए बोला, ये क्या किया आपने प्रिंसेस? ये इस महीने का छठा चश्मा है जो आपने तोड़ दिया। उसने मासूमियत भरी नज़रों से लड़की को देखा। लड़की थोड़े एटीट्यूड के साथ उसे देखती हुई बोली, तो क्या हुआ, नया खरीद लेना। लड़का अपनी चिंता और परेशानी के साथ फर्श से चश्मा उठाता है और देखते हुए बोला, आप प्रिंसेस हो, लेकिन मैं प्रिंस नहीं हूँ। आप शायद भूल गई हैं कि मैं इस स्कूल में सिर्फ स्कॉलरशिप पर पढ़ रहा हूँ और आपको हर बार अपने पापा से झूठ बोलना पड़ता है कि किताब गिरकर टूट गई। हर बार नए चश्मे के पैसे पापा कहाँ से लाएंगे? लड़की मासूमियत भरे अंदाज में मुंह बनाते हुए बोली, तो इस बार कोई नया बहाना बना लेना। मेरे लिए इतना नहीं कर पाओगे डफर, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं और चश्मे का पैसा हम देंगे। यह सुनकर लड़का लड़की की ओर प्यार भरी नज़रों से देखता है और मुस्कुराया, यस, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं और बेस्ट फ्रेंड्स के बीच पैसे की बात नहीं आती, मैं मैनेज कर लूँगा। लड़का थोड़ा रुकता है, अपनी किताब बंद करता है और लड़का थोड़ा रुककर अपनी किताब बंद करके बैग में रखता है और पूछता है, क्या हुआ, किसी के साथ फिर से झगड़ा किया क्या? लड़की गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है कि हम इतने डाउन मार्केट हैं कि किसी से भी झगड़ा करते फिरें? मैं तपस्या रॉयचंद समझी जाऊं? कहते हुए वह लड़की अपने चेहरे पर पड़े बालों को होठों से फूंकते हुए हटाने की कोशिश करती है। लड़का अपनी उंगलियों से उसके बाल कानों के पीछे करते हुए पूछता है, अगर झगड़ा नहीं किया है तो फिर नाक पर इतना सारा गुस्सा क्यों? लड़की अदाओं के साथ चेहरे को झटकते हुए गुस्से में बोली, वो सीना की बच्ची है ना, हमें मैं मतलब तपस्या रॉयचंद को ब्यूटी विद ब्रेन बोल रही है। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमें इस तरह से बोलने की? लड़का उसकी बात सुनकर दबी हंसी के साथ अपने बैग से एक चॉकलेट निकालता है, रैपर खोलता है और लड़की की ओर बढ़ाते हुए कहता है, तो आप उसे प्रूफ कर दो कि आप ब्यूटी विद ब्रेन्स हो। लड़की चॉकलेट की बाइट लेते ही शांत हो जाती है। वह हल्के और मासूम लहजे में पूछती है, कैसे? लड़का अपनी पॉकेट से रुमाल निकालता है और हाथ से चॉकलेट साफ करते हुए कहता है, ब्रेन होने का मतलब है कि आसपास की चीज़ों को देखना, सुनना, समझना और उन पर ध्यान देना, लेकिन रिएक्ट उतना ही करना जितना ज़रूरत हो। जो दिल और दिमाग में चल रहा है उसे चेहरे पर नहीं दिखाना, ताकि आपका विरोधी न तो आपको पैनिक कर सके और न ही नर्वस, और इस तरह आप आधी जंग जीत जाएंगी। बाकी की जंग तो आप अपनी प्यारी सी आवाज़ और इस क्यूट सी स्माइल से ही जीत जाएंगी। बोलते हुए लड़का मुस्कुरा देता है। लड़की शरारत भरे अंदाज में लड़के का नाक खींचते हुए कहती है, सो स्वीट, और फिर जोर जोर से हंसने लगती है। लड़का उसे हंसते हुए एकटक देखता रहा। लड़की अब सीधे लड़के की आंखों में देखते हुए थोड़े एटीट्यूड के साथ बोली, हम बहुत खूबसूरत हैं, ये तो हमें खुद पता है, लेकिन फिर भी जब तुम्हारी नज़रों से खुद को देखते हैं तो कुछ अलग महसूस होता है। बोलते बोलते वह लड़की रुक जाती है। लड़का उसकी अधूरी बात को पूरा करते हुए मुस्कुराते हुए कहता है कि आपसे ज़्यादा खूबसूरत इस पूरे कायनात में कोई नहीं। ये सुनकर लड़की खुशी से मुस्कुराती है और अपना चेयर लड़के के पास थोड़ा और खिसकाकर मासूमियत भरे अंदाज में फुसफुसाती है, ओके चलो, अब हमारा मूड ठीक करने के लिए अपनी शायरी के पिटारे से हमारा आज का हिस्सा निकालो। कहते हुए लड़की अपनी चॉकलेट की आखिरी बाइट मुंह में डालती है। लड़का मुस्कुराते हुए हाथ में पकड़े अपने रुमाल से लड़की के मुंह से चॉकलेट साफ करते हुए बोला, अर्ज किया है, जिस दिन आप जमीन पर आईं वो आसमान भी खूब रोया था। आखिर उसने अपना सबसे प्यारा सितारा खो दिया था। वाह वाह वाह, कहकर लड़की खुशी से मुस्कुराती है और लड़के को गले लगा लेती है। आदित्य अपनी आंखें खोल देता है। माथे पर पसीना, लाल आंखें जैसे थकान और गुस्से से भरी हों और चेहरे पर नफरत के भाव। आदित्य सोई हुई लड़की को ध्यान से पिलो पर सुलाकर अपने सीने से सर हटाता है और एक झटके में उठकर बैठ जाता है।
साइड टेबल पर रखे सिगरेट के पैकेट से एक सिगरेट निकालकर मुंह में दबाता है और लाइटर जलाकर लंबी खिंचाई लेता है। फिर वह उठकर ग्लास की खिड़की के पास खड़ा होता है और कुछ समय बाहर की तरफ देखता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वह पूरे कमरे में नज़र घुमाता है। उसकी नज़र कमरे के एक कोने में रखे कैनवास स्टैंड पर पड़ती है। वह कैनवास उठाकर उस पर कुछ ड्रॉ करना शुरू करता है। कुछ ही देर में कोरे कागज पर एक लड़की की बेहद खूबसूरत तस्वीर उभर चुकी थी। आदित्य की नज़र कमरे के एक कोने में रखे कैनवास स्टैंड पर पड़ती है। वह कैनवास उठाकर उस पर कुछ ड्रॉ करने लगता है। थोड़ी ही देर में कोरे कागज पर एक लड़की की बेहद खूबसूरत तस्वीर उभर चुकी थी। बेदाग, मासूम सा चेहरा, घनी पलकों से ढकी हुई गहरी आंखें और चेहरे पर बिखरी कुछ लटें उसकी खूबसूरती पर चार चांद लगा रही थीं। पेंटिंग के नीचे लिखा था, प्रिया। कुछ पल के लिए आदित्य उस पेंटिंग को अपनी सनक भरी गहरी नज़रों से निहारता है। फिर वह तस्वीर के बेहद करीब जाकर अपनी उंगलियों से उसके चेहरे के हर हिस्से को छूकर महसूस करने लगता है। उसके चेहरे पर मदहोशी और दीवानगी साफ झलक रही थी। आदित्य उस तस्वीर के होठों पर अपने होंठ रखकर आंखें बंद करता है और कशिश भरी आवाज में कहता है, मेरी शायरी के पिटारे से आज का हिस्सा प्रिया अर्ज किया है। ज़माने गुजर गए हैं, देखे तुम्हें, फिर भी चाहत नहीं बदली। वो ज़िद नहीं बदली, वो आदत नहीं बदली। पहले दीवानगी थी तेरे राहों में फूल बिछाने की, अब जुनून है बस तेरी शख्सियत को अपने अंदर बसाने का। कहते हुए उसकी मुस्कान में एक डेविल स्माइल झलकती है। आदित्य पास रखी शराब की बोतल उठाता है, एक ही घूंट में आधी बोतल खत्म कर देता है और बाकी आधी थोड़ी पेंटिंग पर छिड़क देता है। फिर वह बोतल फर्श पर फेंक देता है। पेंटिंग के करीब जाकर मुंह में दबी आधी जली सिगरेट के साथ वह तस्वीर के होठों को छूता है। पल भर में पूरी पेंटिंग आग में झुलस जाती है। आदित्य नफरत भरी निगाहों से लपटों को देखते हुए फिर नजरें बेड पर सोई हुई लड़की पर डालता है। लड़की एकटक आदित्य को मदहोशी भरी निगाहों से देख रही थी। लड़की को आग की लपटों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आदित्य लड़की के बेहद करीब आकर उसके ऊपर झुकता है और सनक भरी आवाज में कहता है, किस मी जान। लड़की नशीली अंदाज में करीब आती है और धीरे से कहती है, अर्ज किया है, इन लबों को तेरे लबों से लिपटने की चाहत, इन बाहों में तेरे बिखर जाने की चाहत। अर्ज किया है, इन पलकों को तेरी आंखों से मिलाने की चाहत है, इन हाथों को तेरे हाथों में होने की चाहत है। आज भी और हमेशा के लिए तुम्हारे करीब रहना ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। प्रिया धीरे धीरे आदित्य के पास झुकती है और उसकी नज़रों में अपने मन की गहराई को पढ़ने की कोशिश करती है। आदित्य भी उसकी तरफ झुकता है और बस इसी नज़दीकी पल में उनकी सांसें एक दूसरे से मिलकर एक अजीब सी मिठास फैला देती हैं। उसने अपनी हथेली प्रिया के हाथों पर रखी और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं हमेशा तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। प्रिया उसकी बात सुनकर मुस्कुराती है और उसके हाथों को कसकर थाम लेती है। कमरे में खिड़की से आती हल्की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ती है और इस पल को और भी नाजुक और ख़ास बना देती है। दोनों बस एक दूसरे की उपस्थिति और नज़रों के जादू में खो जाते हैं। उनकी धड़कनें तेज़ होती हैं, मन की भावनाएं गहराई से महसूस होती हैं और छोटे छोटे स्पर्श उनके बीच की नज़दीकियों को और भी ख़ास बना देते हैं। प्रिया धीरे से कहती है, आज भी और हमेशा के लिए तुम्हारे पास रहना ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। आदित्य मुस्कुराता है और प्यार भरे लहजे में उत्तर देता है, हमेशा तुम्हारा। और बस इस पल में दोनों अपनी भावनाओं और आपसी समझ के जरिए एक दूसरे से जुड़कर उस पल की मिठास में खो जाते हैं। आदित्य गहरी सांस लेते हुए प्रिया के पास लिपटा हुआ था। उसकी आवाज़ में दर्द, जुनून और भावनाओं का मिश्रण था। उसने धीरे से कहा, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, दिल से, दिमाग से और आत्मा से भी। कुछ ही पल में दोनों एक दूसरे के बगल में लेट गए, पसीने और थकान के बीच भी एक सुकून भरी गर्माहट महसूस करते हुए। प्रिया अपनी बाहों में आदित्य को भरकर आंखें बंद कर लेती है और उसकी मुस्कान में पूर्ण सुकून झलकता है। आदित्य की नज़र अचानक कमरे के एक कोने में पड़े जली हुई कैनवास पर ठहर जाती है। उसके दिमाग में कुछ धुंधली तस्वीरें तैरने लगती हैं, पर अगले ही पल वह अपने आप को संभालता है और उस पुराने दर्द को पीछे छोड़ देता है। धीरे से उसने खुद से कहा,
यादें कभी कभी गहरे जख्म छोड़ जाती हैं, पर अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ हूँ। उसने प्रिया के बालों में अपनी उंगलियां खेलाते हुए गर्दन में हल्का सा सिर रखकर अपने दिल की राहत महसूस की। सुबह का दृश्य मुंबई, रायचंद हाउस। रायचंद हाउस मुंबई का एक प्रसिद्ध, आलीशान और रॉयल बंगला था। घर के बाहर बगीचे में रंग बिरंगे फूल और दुर्लभ पौधे फैले हुए थे। घर के अंदर नौकर और सहायकों की हलचल जारी थी। लगभग 55 साल की चित्रा रायचंद, बंगले की बड़ी बहू, किचन की ओर बढ़ती हैं और सावित्री अम्मा से पूछती हैं, सावित्री अम्मा, मूंग दाल का हलवा तैयार है ना? आपको तो याद है ना, तपस्या को बचपन में आपका बनाया हलवा कितना पसंद था? सावित्री अम्मा, जो पिछले 40 साल से घर में काम कर रही हैं, मुस्कुराती हुई कहती हैं, बड़ी बहू, आप सुबह से बार बार पूछ रही हैं। हाँ, सब तैयार है। तपस्या की वापसी के लिए सब कुछ तैयार है। तपस्या आज 12 साल बाद लंदन से भारत लौट रही थी और घर में उसकी स्वागत की तैयारियां जोरों पर थीं। सुबह का वक्त मुंबई, रायचंद हाउस। रायचंद हाउस मुंबई का एक जाना माना और आलीशान रॉयल बंगला था। बाहर बगीचे में दूर दूर तक खूबसूरत और दुर्लभ पौधे, रंग बिरंगे फूलों के बीच रास्ते बने हुए थे। घर के अंदर नौकर चाकर हर तरफ दौड़ते हुए काम में व्यस्त थे। करीब 55 साल की चित्रा रायचंद, बंगले की बड़ी बहू, किचन की तरफ बढ़ती हुई सावित्री अम्मा को देखकर बोली, सावित्री अम्मा, मूंग दाल का हलवा बन गया है ना? आपको तो याद ही होगा, तपस्या को बचपन में आपका बनाया हुआ हलवा कितना पसंद था। सावित्री अम्मा, जो पिछले 40 सालों से घर में काम कर रही थीं, मुस्कुराते हुए बोलीं, बड़ी बहू, आप सुबह से बार बार पूछ रही हैं। हाँ, सब तैयार है। अब आप शांत रहिए। इसी बीच 45 साल की सरगम रायचंद, बंगले की छोटी बहू, किचन में आती हैं। वह चित्रा के पास बढ़कर एक जूस का ग्लास देती हैं और कहती हैं, पिछले 2 दिन से आप पूरी तरह तैयारियों में ही लगी हैं। थोड़ा आराम कर लीजिए, जूस पी लीजिए। चित्रा जी सरगम की तरफ देखती हैं और हल्की दुख भरी आवाज में कहती हैं, तुम नहीं समझोगी सरगम, 12 साल तक मैंने अपने भीतर ममता को दबाकर रखा था। अब सब्र नहीं हो रहा। फिर थोड़ी नम आंखों और भरे गले से कहती हैं, अब वो आएगी भी तो कितने दिन लाड़ जता पाऊंगी, 10 दिन बाद फिर हमेशा के लिए ससुराल चली जाएगी। सरगम उनका हाथ पकड़कर किचन से बाहर ले आती हैं और दबे लहजे में कहती हैं, दीदी, आप हिटलर रायचंद जी से क्यों नहीं कह देती कि तपस्या की शादी 8 या 10 महीने बाद ही कर दें? उसकी उम्र भी तो बढ़ रही है और दुल्हा भी भागा जा रहा है। चित्रा जी मुस्कुराकर हल्का हड़बड़ा जाती हैं। पगली, अगर पापा जी तुम्हारी बात सुन लेंगे तो पता है ना क्या होगा? बस, तुम्हारा और मेरा कोर्ट मार्शल हो जाएगा। इसी बीच सीढ़ियों की तरफ से 34 से 35 साल का अभय रायचंद मुस्कुराते हुए आते हैं। चित्रा और सरगम दोनों उसकी ओर देखकर एक दूसरे को देखती हैं। सरगम दिल पर हाथ रखकर गहरी सांस लेते हुए कहती हैं, अभय, आपने हमें डराया ही दिया। अभय, जो चित्रा रायचंद के बेटे और तपस्या के बड़े भाई थे, उनकी मुस्कान में प्यार और स्नेह झलक रहा था। सुबह का समय, रायचंद हाउस, मुंबई। किचन में खड़ा अभय, लगभग 6 फुट की ऊंचाई, गेहुआ रंग और मस्कुलर बॉडी के साथ काफी आकर्षक दिखाई दे रहा था। सरगम की हल्की हड़बड़ी और एक्साइटमेंट देख वह मुस्कुराया। गुड मॉर्निंग माँ, गुड मॉर्निंग चाची, कहकर दोनों के पैर छूता हुआ साइड में रखे सोफे पर बैठ गया। चाची, एक कॉफी दीजिए, अभय शरारती मुस्कान के साथ सरगम की तरफ देख बोला। सरगम ने उसके कान खींचते हुए लड़खड़ाती आवाज में कहा, डरा दिया आपने हमें, और अपने सीने को थपथपाते हुए किचन की तरफ चली गई। चित्रा जी, अभय के पास बैठते हुए उत्साहित होकर बोली, आप अभी जाएंगे ना तपस्या को एयरपोर्ट से लेने? अभय मुस्कुराते हुए जवाब देता है, जी माँ, 10 मिनट में निकलेंगे हम। क्यों 10 मिनट पहले? एयरपोर्ट पर वेट कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम है क्या? चित्रा पूछती हैं। अभय गंभीर होकर कहता है, हम नहीं चाहते कि प्रिंसेस के आने की खबर उनके वेलकम पार्टी से पहले किसी को भी पता चले। तभी यशवर्धन जी की सख्त और ठंडी आवाज अभय के कानों में पड़ी। अभय ने अपनी आंखें कसकर मूंद लीं और हाथों की मुट्ठियां बनाकर गुस्से पर काबू पाने की कोशिश की। चित्रा जी सिर पर पल्लू ठीक करते हुए खड़ी हुईं और नम्रता से कहती हैं,
गुड मॉर्निंग पापा जी। लेकिन यशवर्धन जी ने उसे पूरी तरह अनदेखा करते हुए अभय के पास आकर खड़े हो गए। 77 साल के यशवर्धन रायचंद दिखने में 55 से 60 साल के ही लगते थे। उनका चेहरा समय के साथ और भी तेज और कठोर हो गया था। घर में उनकी इजाज़त के बिना कोई भी कदम उठाना मुश्किल था। अभय ने खुद सोफे से उठकर आदर के साथ कहा, आप कहते तो हम कल रात से एयरपोर्ट पर ही बैठे रहते, लेकिन उससे फ़ायदा कुछ नहीं होता। प्लेन की अराइवल और डिपार्चर यशवर्धन जी की अनुमति पर नहीं, बल्कि अपने शेड्यूल के अनुसार होती है। फिर वह मुस्कुराते हुए यशवर्धन की तरफ देखकर बोला, माँ, हम चलते हैं। और वहीं से निकल गया। सरगम पीछे से आवाज़ देती है, अरे अभय, आपकी कॉफ़ी। अभय हल्की मुस्कान के साथ वापस देखकर बोला, दादू को पिला दीजिए, उन्हें दिन भर लोगों को टॉर्चर करने के लिए काफ़ी एनर्जी चाहिए। यशवर्धन जी कुछ पल गुस्से से उसे देखते रहे। फिर उन्होंने चित्रा जी की तरफ देखा और कड़क आवाज़ में बोले, कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो गए हैं आपके बेटे। थोड़ा तमीज़ सिखा दीजिए बड़ी बहू। चित्रा जी ने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुराते हुए उसे देख लिया। अभय सीढ़ियों की तरफ रुककर अपने कमरे में चला गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।